कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से फिर जल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इसलिए दोस्तों लगातार मेहनत करिए, प्रयास करिए, संघर्ष करिए, आप सभी को सफलता जरूर मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत लिटिल स्टार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 के साइंस के पेपर का पूरा सॉल्यूशन जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा जो बोर्ड एग्जाम लगते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होते रहते हैं। इसी के साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा और एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। तो ये जो पेपर है ये टोटल 80 नंबर का है और इसमें टोटल 22 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ए जो होता है इसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, जिसको हम कहते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन की संख्या इसमें 15 है। सबसे पहले मैंने पेपर बता रखा है, तो टोटल इसमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स का जिसको हम रिक्त स्थान भी कहते हैं, उसकी पूर्ति करने का आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एक एक नंबर वाले हैं और 15 क्वेश्चन है, तो ये टोटल 15 नंबर के हो गए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। आप छोटे छोटे क्वेश्चन पे अगर फोकस करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास और सेकंड क्वेश्चन जो है ये है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें भी क्या है, ये भी एक एक नंबर का होता है और ये इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 7 रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो 7 की पूर्ति करनी होती है। तो इसमें भी वही ट्रिक लगेगी कि अगर आप छोटे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, अगर आप बुक की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा पेपर सोल्व करना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है ये है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, तो इनकी संख्या है दोस्तों 10 और ये भी एक एक नंबर के हैं। वही एक एक नंबर के क्वेश्चन एक एक शब्द वाले आंसर इसमें लिखने हैं। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद आता है सेक्शन बी। इसमें आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न, और इनकी संख्या होती है टोटल दोस्तों 12। ये 12 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। 4 क्वेश्चन से शुरू है ये, तो 4, 5 और आगे इस तरीके से चलते हुए ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है टोटल। तो इस तरीके से ये 12 क्वेश्चन होते हैं। और आप जब छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो बड़े क्वेश्चन याद करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं सेक्शन नंबर सी में, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि अथवा में आते हैं। और आप देख सकते हैं बड़े क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी क्या है, क्वेश्चनों को डिवाइड कर दिया है 1+2 ऐसे। तो छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में भी डिवाइड करके छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप छोटे क्वेश्चन याद कीजिए, उन पर फोकस कीजिए। फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, सब पर फोकस कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन पर एक एक शब्द वाले पर, तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि अथवा में आते हैं। इसमें से आपको 2 में से 1 करना होता है। और इसके बाद सबसे लास्ट है सेक्शन नंबर डी। तो सेक्शन नंबर डी जो होता है इसको ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इसमें निबंधात्मक प्रश्न आते हैं और इसमें क्वेश्चनों की संख्या 3 होती है। तो एक क्वेश्चन जो होता है इसमें 4 नंबर का होता है और इससे पहले जो सेक्शन नंबर सी पढ़ा था उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी अथवा वाला आता है और इसमें भी आप देखेंगे निबंधात्मक क्वेश्चन है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं एक एक नंबर वाले, 1+1+2 ऐसे दे रखा है। तो बहुत ही सरल हो जाता है इस तरीके से आपके लिए पेपर। तो छोटे क्वेश्चन पर आप ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपना पेपर सोल्व करना। एक एक क्वेश्चन के साथ पूरे पेपर को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर का सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, तो वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने होते हैं और टोटल आपके पास 3 घंटे और 15 मिनट का समय होता है। समय को ध्यान में रख के पेपर करना होता है। ठीक है, सबसे पहले रोल नंबर लिखने होते हैं और सारे क्वेश्चन करना आपके लिए कंपलसरी होता है और सभी आंसर शीट में ही लिखना होता है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 को शुरू करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है Fe+H2 Fe3O4 H2 उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया दे रखी है ऊपर, ये जो रिएक्शन है ये संतुलित नहीं है, तो इसको पहले हमको बैलेंस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मैंने नीचे अभिक्रिया को बैलेंस करके बता रखा है। तो ये जो अभिक्रिया बैलेंस करके बता रखी है, तो इसमें आपको Fe का गुणांक दिख रहा होगा 3Fe प्लस 4H2 Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसमें Fe का जो गुणांक है कितना आ रहा है दोस्तों, Fe का गुणांक जो है इसमें 3 आ रहा है। तो हमारे ऑप्शंस में आंसर नंबर जो थर्ड है आंसर नंबर थर्ड जो है ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको क्या आना चाहिए, अभिक्रिया संतुलित करना आना चाहिए। दही में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, तो आपको ये डायरेक्ट याद करना होता है दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। दही में जो एसिड होता है उसको कहते हैं हम लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं दोस्तों, दही में उपस्थित अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। इसके बाद और अदर क्वेश्चन भी देखिए। तो मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। दही में तो लैक्टिक अम्ल होता है, और जो कि आंसर नंबर को किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद इसमें दे रखा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों टमाटर में, इसको याद रखना। जो टार्ट्रिक अम्ल होता है ये पाया जाता है इमली में। इसके साथ मैथेनिक अम्ल जो होता है ये नेटल व चींटी के डंक में होता है। तो आप सभी को इनके याद करने हैं, सभी एसिड के नाम किसमें पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल को याद कर सकते हो टाटा इमली से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारे पास, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो इसमें मेटल्स के नाम दे रखे हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु 2 होती है, एक तो होती है चांदी और एक होता है कॉपर। तो हमारे जो ऑप्शन दे रखे इसमें कॉपर का ऑप्शन आ रहा है। तो कॉपर जो होता है ये क्या होगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद इसके अदर ऑप्शन देखिए, अदर ऑप्शन जो दे रखे हैं, अदर ऑप्शन में देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें आ रहा है लेड। अब लेड का क्या कार्य होता है, लेड जो होता है ये ऊष्मा का कुचालक धातु होती है, ये ऊष्मा का चालन नहीं करती है। इसी के साथ साथ लेड के साथ साथ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है मरकरी। मरकरी जो होता है ये भी क्या करती है दोस्तों, ऊष्मा की कुचालक धातु होती है, ऊष्मा का चालन नहीं करती है। और जिंक जो होती है इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, ये क्या है, एक नॉर्मल धातु होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। तो ये दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 4 से आया ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं तो उनके सिंबल आपको याद रखने होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप 4 होते हैं, चारों के सिंबल दे रखे हैं, लेकिन इसमें कीटोन का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है, बे ऑप्शन जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ ये क्या है, कीटोन समूह है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अलग ऑप्शन जो होते हैं, अदर ऑप्शंस, उनको भी देखिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें दे रखा है OH। तो OH जो होता है इसको कहते हैं एल्कोहल समूह। क्या कहते हैं दोस्तों, OH जो होता है इसको एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। इसके बाद CHO या आप कह सकते हो C डबल बॉन्ड O और S, ये क्या है, इसको कहते हैं हमें एल्डिहाइड ग्रुप। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH, ये जो होता है इसको कहते हैं हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक समूह इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को ये चारे फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं और इनके नाम भी आप सभी को याद रखने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। द हार्ट इन ह्यूमन बीइंग्स इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो दोस्तों हार्ट जो होता है ये क्या कार्य करता है, तो हमारा जो हार्ट होता है ये ब्लड का सर्कुलेशन का कार्य करता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन का जो कार्य करेगा वो सर्कुलेशन सिस्टम में आएगा, परिसंचरण तंत्र उसको हम कहते हैं। तो हार्ट जो होता है ये ऑप्शन नंबर डी से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। हृदय जो होता है परिसंचरण से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अदर ऑप्शन भी देखिए, अन्य विकल्पों में क्या आएगा, पोषण जो होता है, सबसे पहला ऑप्शन जो है पोषण। तो पोषण होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित होता है। और पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, इसमें आते हैं एक तो आमाशय, एक आती है छोटी आंत, एक आती है बड़ी आंत, एक आती है मुख गुहा। तो जब भी आप बायोलॉजी के चैप्टर पढ़े तो इनके चित्र जरूर याद रखें, और इनके ऑर्गन्स जो होते हैं उन सभी के नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में दे रखा है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन जो होता है इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। तो उत्सर्जन जो होता है इससे कौन कौन ऑर्गन से होते हैं रिलेटेड, उत्सर्जन से संबंधित होता है दोस्तों नेफ्रॉन आ गया, नेफ्रॉन के बाद
वृक्क आ गया, वृक्क के बाद मूत्र नली और मूत्र मार्ग, ये किससे रिलेटेड होते हैं? ये होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसमें दे रखा है श्वसन, तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं कुपिका, फेफड़े, श्वास नली, ये क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो अदर ऑप्शन बताए हैं ये भी आप सभी को याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है? पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये जो शुभ कार्य है ये किया जाता है किसके द्वारा? द्वार कोशिकाओं के द्वारा, गार्ड सेल्स के द्वारा, जो क्या करती है? पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करती है दोस्तों? इसका कंट्रोल करता है। कौन है? द्वार कोशिका, जिसको हम गार्ड सेल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अदर ऑप्शन जो दे रखे हैं इनको देखिए आप। सबसे पहला इसमें हरित लवक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक प्रकार का हरा वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। इसके बाद ऑप्शन देखिए बी, ऑप्शन बी में है जाइलम। तो जाइलम क्या होता है दोस्तों? जाइलम जो होता है एक प्रकार का क्या है? प्लांट टिश्यू होता है पादप ऊतक, जो पेड़ पौधों में जल व खनिज लवणों का परिवहन करता है। ये क्या क्या करता है दोस्तों? ये करता है मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। इसके बाद ऑप्शन डी में दे रखा है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है एक प्रकार का ये भी पादप ऊतक होता है, प्लांट टिश्यू, जो पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थों का, फूड मटेरियल जो होते हैं उनका क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है फ्लोएम। तो आप सभी को ये याद रखना है, इनके कार्य भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों की वृद्धि को प्रेरित करती है? तो दोस्तों सभी अंगों की जो वृद्धि को प्रेरित करती है वो करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि आएगा, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो होती है इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन यदि अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे वो दानवकार जैसे दिखने लगता है। और अगर वृद्धि हार्मोन कम रिलीज होता है, कम स्रावित होता है, तो उसकी कमी के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है दोस्तों? बौना हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अदर जो ऑप्शन दे होते हैं उनको भी देख लीजिए। इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या कार्य करती है? थायराइड ग्लैंड जो होती है इससे थायरोक्सिन हार्मोन के क्या होता है? स्त्राव होता है, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन में सहायता करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की अगर कमी हो जाती है दोस्तों तो इससे एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं घेंगा रोग। ठीक है, गोइटर रोग जिसको हम कहा जाता है। और इसका कैरेक्टर क्या होता है? गर्दन का फूल जाना। तो ये इसका क्या होता है? कैरेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा था? एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के क्या कार्य होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इससे एड्रिनेलिन हार्मोन का क्या होता है? इस तरह होता है ना, यहाँ पे इस्तेमाल लिख रखा है लेकिन आप लिख लेना या समझ लेना, इस तरह होता है। एड्रिनेलिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो सीधा ब्लड में छोड़ा जाता है और हमारे हृदय की धड़कन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। हमारे शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। यह हार्मोन डर और तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है और हमें परिस्थितियों से लड़ने में सहायता करता है। यह हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य भी कौन करता है दोस्तों? एड्रिनेलिन हार्मोन। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जैसे हमारे सामने कोई सांड आकर खड़ा हो गया तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमको भगना भी पड़ता है। तो भगने के लिए क्या होगा? हमको ऑक्सीजन की ज्यादा पूर्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि शरीर ज्यादा काम करेगा तो कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी और हार्ट बीट बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की पूर्ति आराम से हो जाएगी। तो हमको ये विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने में सहायता करता है। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कार्य भी कौन करता है? एड्रिनेलिन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद दे रखिए दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं पैनक्रिएटिक ग्लैंड। तो ये क्या कार्य करती है? अग्नाशय ग्लैंड से होता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव, जो हमारे शरीर में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम पूरा नाम है इसका डायबिटीज मेलिटस। तो इसको याद रखना, एक एक नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है अगली बार इसका नंबर आ जाए।
अब अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 8वें नंबर का, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा पुष्प जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है, उभयलिंगी पुष्प उसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि पुष्प के जो मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट दोनों उपस्थित होते हैं। उभयलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सरसों और गुड़हल। तो ये एग्जाम्पल भी आप सभी को याद रखने हैं। इसके अदर ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल क्या होता है, एक लिंगी वह पुष्प जिसमें पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों में से कोई एक उपस्थित हो, यानी कि पुष्प में या तो मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, दोनों में से अगर कोई एक भी है तो वो क्या हो जाएगा, पुष्प यूनिसेक्सुअल कहेंगे उसको। इसके बाद देखिए, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पपीता और तरबूज क्या है, यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आते हैं इसमें। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है स्व परागण, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है दोस्तों, सेल्फ पोलिनेशन का मीनिंग होता है जब किसी पुष्प में परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, सेल्फ पोलिनेशन। अब परागकण जो होते हैं दोस्तों, ये पुष्प का जो मेल पार्ट होता है यानी पराग कोश जिसको एंथर कहते हैं, एंथर में किसका निर्माण होता है, परागकणों का। ठीक है, तो परागकणों का निर्माण होता है, और ये परागकण जब पुष्प के फीमेल पार्ट यानी वर्तिकाग्र पर जब गिरते हैं तो इनमें सेक्स की प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है हम स्वपरागण, क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद पर परागण क्या होगा, पर परागण किसको कहते हैं, जब किसी पुष्प के परागकण अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको हम कहते हैं पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जब उसी पुष्प पर गिर जाए परागकण तो उसको कहेंगे, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो उसको कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प की फीमेल पर गिरेंगे यानी कि वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम क्रॉस पोलिनेशन उसको कहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है दोस्तों। पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक्स वाई जो गुणसूत्र होता है ये पुरुषों में होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि किस में पाया जाता है, ये गुणसूत्र एक्स वाई पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एक्स एक्स है, तो ऑप्शन नंबर ए में एक्स एक्स जो होता है ये पाया जाता है महिलाओं में। तो महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं ये एक्स एक्स होते हैं और पुरुषों में एक्स वाई होते हैं। तो इसका आप ध्यान रखना, हो सकता है अगली बार इसमें से कोई अलग क्वेश्चन बन के आ जाए। और लिंग गुणसूत्र निर्धारण का जो क्वेश्चन होता है वो तो बार बार पूछा ही जाता है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें चित्र भी बनता है ना, तो आप इसको जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच में दूरी मीटर में होगी, तो आपको बताना है। तो समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, समतल दर्पण आप रोजाना अपने चेहरे को देखते हैं, बालों को रोज सुबह संवारते हैं, तो वो क्या होता है, समतल दर्पण ही होता है। तो समतल दर्पण के सामने आपने देखा होगा, हम कांच के सामने चेहरे को जितना पास लाते हैं तो हमारा चेहरा उतना ही बड़ा हो जाता है, और हम कांच से या जो मिरर होता है उससे जितना दूर जाएंगे तो हमारा आकार भी, हमारी साइज भी क्या हो जाएगी, उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो इसे मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति जितनी दूरी पर खड़ा होगा, प्रतिबिंब भी क्या होगा दोस्तों, उतनी ही दूरी पर बनेगा। यानी कि 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो प्रतिबिंब भी 3 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी व्याख्या में क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। अतः इस प्रश्न में व्यक्ति एक वस्तु या बिंब है जो 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, अतः प्रतिबिंब भी 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, समतल दर्पण के गुण भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये एक गुण भी ध्यान रखना है कि समान दूरी पर क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, पहले का क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश अपवर्तन की घटना में साइन आई बराबर ए और साइन आई बराबर क्या है बी, तो अपवर्तनांक म्यू होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको
जो अपवर्तनांक के नियम पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़े होंगे हमने, तो उसमें एक नियम आता है स्नेल का अपवर्तन नियम। तो वो हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो उस नियम में क्या कहा जाता है कि जो साइन आई होता है और साइन ए और आर, सॉरी साइन आई और साइन आर जो होता है, इनका अनुपात जो होता है ये क्या होता है, बिल्कुल स्थिर होता है। यानी कि साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, बराबर स्थिरांक होता है। तो अपवर्तनांक को भी हम इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आएगा। साइन आई बटे साइन आर मतलब ए बटे बी, साइन आई को कह रखा है ए और साइन आर को कह रखा है बी। तो इस तरीके से म्यू बराबर ए बटे बी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश अपवर्तन की घटना में स्नेल का नियम लागू होता है जो अपवर्तनांक म्यू को परिभाषित करता है। स्नेल के नियम के अनुसार प्रकाश के किसी निश्चित रंग के माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जय साइन आई और अपवर्तन कोण की जा साइन आई का आर का अनुपात स्थिर होगा। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। यदि आई आपतन कोण हो और आर अपवर्तन कोण हो तो साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, ठीक है। और स्थिरांक की जब दोस्तों जब आप अपवर्तनांक लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। साइन आई ए दे रखा है और साइन आर क्या दे रखा है, बी। तो ए बटे बी बराबर म्यू, यानी कि अपवर्तनांक इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट का 12वां क्वेश्चन, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय का कारण क्या है दोस्तों। तो इसका कारण क्या होगा दोस्तों, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि दोस्तों वायुमंडल जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब उन पार्टिकल्स से लाइट जो होती है टच होती है, सूर्य का प्रकाश जब सनराइज उनसे टच होता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, मुड़ जाता है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, इसलिए वो हमें आसानी से दिखाई दे जाती है ना। यानी कि सूर्य अग्रिम सूर्योदय यानी कि 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है, और विलंबित सूर्योदय यानी कि सूर्य जब छिपता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। तो इसका कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है इसका। और इसके बाद देखिए इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कर रखा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में मोड़ दी जाती हैं, जिससे हमें सूर्योदय वास्तविक समय से पहले और सूर्यास्त वास्तविक समय के बाद में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण होता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले का क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये चित्र पर आधारित है, तो इसका चित्र आप सभी को याद होना चाहिए था। तो जहां पर ब्लैक रंग का जो गोला लगा हुआ है, तो वहां पर क्या है दोस्तों, विचलन कोण होता है, जिसको एक्स से डिनोट कर रखा है। तो इसमें ये जो चित्र दे रखा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी में एक्स आ रहा है। तो एक्स जो होता है ये दोस्तों विचलन कोण है इसमें, जो कि क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या कर रखा है, इसके लिए आपको प्रिज्म का चित्र पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आंसर सी क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या कर रखा है दोस्तों, इसके लिए आपको नीचे दिए गए चित्र का पता होना चाहिए, जो कि विज्ञान के पाठ नंबर 10 मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार का है। इसमें डी बिंदु पर विचलन कोण को दर्शाया गया है। यानी कि आपकी बुक में तो विचलन कोण को डी से दर्शा रखा है। किससे दोस्तों, डी से दर्शा रखा है, ठीक है। तो ये डी यहाँ पे है, डी से दर्शा रखा है इसको। लेकिन ये जो चित्र है ना, इसमें एक्स से दर्शा रखा। तो आपको तो पोजीशन ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे होता है, किसी भी बिंदु से इसको दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें विचलन कोण आप दे सकते हैं, कोण डी बराबर क्या होता है, विचलन कोण होता है। और इसमें आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। तो ये चित्र पूरा आप याद रखनी। हो सकता है अगली बार इसमें से निर्गत कोण पूछ ले, अपवर्तन कोण पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो ये चित्र आपको बनाना है और याद करना है। एग्जाम में इसका डायरेक्ट चित्र भी पूछता है, नामांकित चित्र बनाई, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। तो आप सभी को याद भी रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। भूसंपर्क तार का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, विद्युत बचाने के रूप में, सुरक्षा उपाय के रूप में, फ्यूज के रूप में, नियंत्रक के रूप में। तो इसका उपयोग हम करते हैं दोस्तों सुरक्षा उपाय के रूप में। किसके रूप में, सुरक्षा उपाय के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट होगा।
और इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है दोस्तों। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कह रखा है। अधिक वोल्टेज को जमीन में ले जाता है। भूसंपर्क जो तार होता है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है इसको देखते हैं हम। अधिक वोल्टेज को क्या करता है, ये जमीन में ले जाता है। यदि किसी विद्युत उपकरण में फॉल्ट जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसका बाहरी ढांचा विद्युत संचरण में संपर्क में आ जाता है, तो भूसंपर्क तार उस अतिरिक्त वोल्टेज को सीधे जमीन में क्या कर देता है, प्रवाहित कर देता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो उपकरण को छूता है विद्युत झटके से बच जाता है, क्योंकि विद्युत करंट का प्रवाह जमीन में चला जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, भूसंपर्क तार जो होता है ये जमीन में टच रहता है, जमीन में इसको लगाया जाता है दोस्तों, जमीन से कनेक्ट किया जाता है। और जैसे ही कोई उपकरण चालू किया जाता है और वो धातु का बना होता है और उसकी बाहर की बॉडी में अगर करंट आ जाता है दोस्तों, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उस करंट को सीधे जमीन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अगर उसको छूता है तो उसको करंट का झटका लगता नहीं है। जोर का झटका है जोरों से वो लगता नहीं है और वो आराम से बच जाता है। दूसरा कार्य क्या होता है, भूसंपर्क तार का विद्युत सर्किट को बंद करना। जब भूसंपर्क तार के माध्यम से अधिक करंट जमीन की ओर प्रवाहित होता है तो सर्किट ब्रेकर या फ्यूज सक्रिय हो जाता है और विद्युत सर्किट को बंद कर देता है। इससे उपकरण की विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है और आग लगने या विद्युत के झटके लगने की संभावना और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भूसंपर्क तार के द्वारा किए जाने वाले सुरक्षा के उपाय हैं दोस्तों, आपको याद रखने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका उपयोग, भूसंपर्क तार का उपयोग सुरक्षित विद्युत उपकरण के रूप में किया जाता है। कुछ विद्युत उपकरणों में धातु का ढांचा होता है जो यदि विद्युत रूप से चार्ज हो जाता है तो खतरनाक हो सकता है। भूसंपर्क तार इस चार्ज को जमीन की ओर प्रवाहित कर इसे सुरक्षित बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए 15वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, धारावाहिक चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या होता है। और इसमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आपको याद रखना है दोस्तों। आपका चैप्टर नंबर 12 जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वहां से ये क्वेश्चन आया है। और इस क्वेश्चन में जो अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, अब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम होता क्या है, इसको भी देखिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार जब दाएं हाथ में किसी विद्युत धारावाही चालक को पकड़ा जाता है तो अंगूठा विद्युत धारावाही धारा की दिशा को बताता है। अंगुलियां जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। जैसे आपने पेन को पकड़ लिया दोस्तों और मुट्ठी बंद कर लिए और अंगूठा आपका ऊपर है, तो आपका जो अंगूठा ऊपर है ये तो बताएगा विद्युत धारा की दिशा को, और मुड़ी हुई जो अंगुलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसको कहते हैं हमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। तो इसको आप याद रखना पूरा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। और इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत छोटे छोटे आंसर इसमें आने वाले हैं और बहुत ही मजा आएगा अपने को पढ़ने में। तो चिंटू मिंटू आप थक तो नहीं गए, कमेंट करके जरूर बताते रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला है, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या है। तो इसके लिए दोस्तों आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे नीचे देखिए, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको जब तोड़ते हैं तो आता है PbO, यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये नाइट्रोजन युक्त गैस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें आंसर आएगा, है ना। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया जितनी भी है आपकी बुक में सभी को याद रखिए कैसे कैसे वो सोल्व होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, HCl के वियोजन से प्राप्त ऋण आयन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो HCl जो होता है ये क्या है, एक एसिड होता है और इसका नाम क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहा जाता है। ठीक है, जब HCl को हम वियोजित करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, एक तो हाइड्रोजन आयन बनेगा, एक बनेगा क्लोरीन आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है इसको हाइड्रोजन धनायन कह सकते हैं और क्लोरीन जो होता है इसको क्लोरीन ऋण आयन कह सकते हैं। तो इसमें पूछा है HCl के वियोजन से प्राप्त ऋण आयन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ऋण आयन दोस्तों हमारे पास आएगा क्लोरीन। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम क्लोरीन ऋण आयन, क्लोरीन ऋण आयन इसको लिख देंगे और ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दे रखे दोस्तों C3H8 अणु में उपस्थित सह संयोजक आबंधों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको C3H8 की स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो C3H8 क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, इसका पता आपको याद होना चाहिए, कैसे बनाते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं वो सभी पता होना चाहिए। तो इसमें हाइड्रोजन जितने भी बॉन्ड से जुड़ रखा है, जितने भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो सभी क्या है, सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन और कार्बन का जो रिलेशन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड से ही होता है। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने बॉन्ड है इनको काउंट कर सकते हो आप। तो टोटल इसमें बॉन्ड कितने हैं, 10। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक बॉन्ड की संख्या पूछ रहा है कोवैलेंट बॉन्ड की, तो टोटल कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो दोस्तों ये विधि क्या है दोस्तों, कौन सी विधि है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम रूप से जब निकालते हैं तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, उस विधि को कहते हैं अपवहन। क्या कहते हैं उसको, अपवहन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उस विधि को हम अपवहन कहते हैं। अपवहन विधि क्या होती है, एक तो होती है दोस्तों नेचुरल विधि होती है, नेचुरल मेथड होता है जिसके द्वारा हमारी बॉडी से ऑटोमेटिक ही जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ऑटोमेटिक निकल जाते हैं और हमारी किडनी जो होती है उसके द्वारा फिल्टर किए जाते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें कोई चोट लग जाती है और किडनी काम करना बंद कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति का पूरा ब्लड बाहर निकाल के और उसको एक नली में से होकर गुजारा जाता है, जिसके द्वारा उसमें से नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और ये जो विधि कहलाती है इसको कहते हैं हम अपवहन। क्या कहते हैं, अपवहन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस मेथड में क्या होता है इसके बारे में पूरा बता रखा है, आप देखिए डिटेल से। अपवहन विधि, वृक्क में संक्रमण होने या चोट होने लगने या फिर क्रियाशीलता कम होने पर शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ रुधिर पदार्थ जमा होने लगते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कृत्रिम रूप से जो विधि अपनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अपवहन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है अपवहन के बारे में। इसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आया है और टेस्ट वगैरह में भी आपके टीचर बहुत बार देते होंगे। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सिनेप्स होता क्या है इसके बारे में देखिए। दो सिनेप्स तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये वह स्थान है जहां पर दो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका या एक न्यूरॉन और एक अन्य कोशिका जैसे मांसपेशी या ग्रंथि कोशिका के बीच विद्युत व रासायनिक संचरण होता है। तो जब आप तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाएंगे तो एक तंत्रिका कोशिका जहां पर एंड होती है और दूसरी तंत्रिका कोशिका जहां से स्टार्ट होती है, तो उन दोनों के बीच में विद्युत और रासायनिक क्या होता है, रासायनिक आवेगों का संचरण होता है। रासायनिक संकेत जो होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं, वो विद्युत रासायनिक संचरण सिनेप्स के माध्यम से ही जाते हैं। ठीक है, अब सिनेप्स का कार्य क्या होता है देखिए। एक तो कार्य होता है सूचना संचरण का। सिनेप्स का मुख्य कार्य एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या अन्य कोशिका तक विद्युत संकेतों को रासायनिक संदेशों के रूप में प्रसारित करना है। जब एक विद्युत संकेत एक न्यूरॉन के अंत तक पहुंचते हैं तो वह रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर के रिहाई को प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो संकेत इस तरीके से एक सिनेप्स से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। इसके बाद दूसरा कार्य है संवेदनाओं का प्रसारण। सिनेप्स हमारी संवेदनाओं जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, गंध को मस्तिष्क तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है। डायरेक्ट ही आपकी क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आते हैं। यदि आप आपके टीचर की लिखाई के नोट्स पढ़ते हैं या फिर आप बुक में से भी पढ़ते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आवर्धन, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान का, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में
किस लेंस का उपयोग करते हैं? आपको रिक्त स्थान बताना, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है दोस्तों, फार साइट जो एडनेस होता है उसको किसके माध्यम से दूर किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों उत्तल लेंस के माध्यम से। तो आपको ये ध्यान रखना है, दीर्घ दृष्टि जो दोष जो होता है ये उत्तल लेंस के माध्यम से दूर किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष जो होता है ये अवतल लेंस के माध्यम से दूर किया जाता है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, इनको भी हल करते हैं। वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, भले ही वीडियो कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन दोस्तों कई क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से मिल रहे होंगे और बहुत ही फायदा मिलेगा आपको। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहला हमारे पास, पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों पीतल जो होता है इसमें तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु होती है जिंक। क्योंकि आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पीतल जो होता है किस किस से मिलकर बना होता है? पीतल जो होता है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है दोस्तों? पिताजी। पी जो होता है इसको पीतल कहते हैं, ता जो होता है इसको तांबा कहते हैं, और जी जो होता है इसको जिंक कहते हैं। तो आप इसको पिताजी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पीतल जो होता है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। इसके बाद अन्य जो मिश्र धातु होती है उनका नाम भी आप देखिए। कांसा जो होता है ये कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, और इसको याद करने की ट्रिक क्या दोस्तों? काका टन टन। क्या याद है, क्या ट्रिक है इसको? काका टन टन, ठीक है। उसमें का का मीनिंग क्या हो गया? कांसा। अगले का का मीनिंग क्या हो गया? कॉपर। और टन टन का मीनिंग क्या होगा? टिन। तो ये याद करने की ट्रिक है जो आप खुद भी बना सकते हैं। आपकी ट्रिक काका टन टन से याद रख लेना। कांसा जो होता है कॉपर और तांबा, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। इसके बाद एक और मिश्र धातु आती है जिसको हम कहते हैं सोल्डर, ठीक है। सोल्डर जो होती है सीसा और टिन से मिलकर बनी होती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है दोस्तों? सो सी टी। सो का मीनिंग होगी क्या? सोल्डर, और सी से मीनिंग हो गया सीसा, और टी से मीनिंग हो गया टिन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सोल्डर जो होता है ये सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। इसके बाद एक और आती है स्टेनलेस इस्पात। तो स्टेनलेस इस्पात जो होता है ये 3 धातुओं से मिलकर बना होता है, क्रोमियम, लोहा और निकल। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिक है इसको याद करने की क्या? स्टेशन पर कॉलोनी, आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, स्टेशन पर कॉलोनी, है ना, कॉलोनी। तो इसको याद रख लेना। को से हो गया क्रोमियम, लो से हो गया लोहा, और नी से हो गया निकल। स्टेनलेस इस्पात किससे मिलकर बनी होती है? क्रोमियम, लोहा और निकल से। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम बताइए। द्रव अधातु कौन सी होती है दोस्तों? द्रव अधातु जो होती है ये होती है हमारे पास ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन एक क्या है? एकमात्र द्रव अधातु होती है। इसके बाद इसमें आयोडीन भी आया है, तो आयोडीन के बारे में देख लेते हैं ये कार्य क्या करती है। तो इसका आंसर तो क्या है दोस्तों? ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है? द्रव अधातु है। आयोडीन जो होती है क्या है दोस्तों? एकमात्र चमकीली धातु होती है। अगली बार क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, एकमात्र चमकीली धातु कौन सी होती है? तो कौन सी है दोस्तों? आयोडीन एकमात्र चमकीली धातु होती है। आपको ये याद रखना है। इसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम लिखिए। तो ये चौथे चैप्टर से आया है, कार्बन एवं उसके यौगिक से, और इसमें आपको IUPAC नाम इसका पूछा है। तो IUPAC नाम अगर आपको बनाना आता है तो आप इसमें आराम से इसको कर सकते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होगा दोस्तों? प्रोपाइन या 1 प्रोपाइन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन 3 है, तो एक कार्बन कहते हैं मेथ, 2 को कहते हैं एथ, और 3 को कहते हैं प्रोप। और इसमें इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आइन। तो प्रोप प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन आ जाएगा, या आप 1 प्रोपाइन भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? तो रेजिन और गोंद पादप के पुराने जाइलम में संचित होते हैं दोस्तों, पुराने जाइलम में संचित होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप अपनी बुक को पढ़िए, वहां से डायरेक्टली 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन उठे हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से पेपर बनता है, कोई भी कठिन नहीं है कुछ भी चीज। इंसान इतना ताकतवर व्यक्ति होता है, उसके सामने दुनिया की सारी चीजें छोटी पड़ जाती हैं। इसलिए मेहनत करिए, हाइलाइटर लेके आइए, उससे छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन है बुक के, उस बुक को पढ़िए। अगर आप बुक को भी पढ़ लेते हैं और किसी और चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, है ना। और नोट्स को भी पढ़ सकते हैं आप।
जो भी आपको सबसे अच्छा लगे उसको पढ़िए, लेकिन बुक के एक एक चैप्टर को आप एक एक बार तो जरूर पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार का आना व वमन का नियंत्रण करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला भाग होता है, जिसको हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, वो क्या करता है, रक्तदाब, लार और वमन का नियंत्रण करता है। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है उसको भी देखिए, और महत्वपूर्ण कार्य क्यों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए। उत्तर जो आंसर जो आपको पता लग गया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है दोस्तों, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना या एक पेंसिल उठाना आदि सभी कार्य पश्च मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। तो ये भी याद रख लेना दोस्तों, हो सकता है अगली बार से क्वेश्चन यहाँ से बने। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना जैसी सभी कार्य ये अनुमस्तिष्क करता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है दोस्तों अग्र मस्तिष्क, और इसमें सुनने, सूंघने और देखने के लिए क्या पाए जाते हैं, केंद्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया आपके चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं वहां से। तो उसमें डायरेक्टली बता रखा है 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम बता रखे हैं। गोनेरिया और सिफिलिस जो होते हैं ये क्या है, जीवाणु जनित रोग होते हैं। और अगर आपसे ऐसे पूछ ले विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं एड्स रोग जो होता है, एआईडीएस जो होता है एड्स, वो क्या है, विषाणु जनित रोग होता है। इसके अलावा मस्सा, ये भी क्या होता है दोस्तों, विषाणु जनित रोग होता है। तो मस्सा और एड्स विषाणु जनित रोग हैं, और जीवाणु जनित रोग है गोनेरिया और सिफिलिस। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग F2PD से में प्राप्त पौधों में बोने पौधों का अनुपात या प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। मेंडल का नियम पढ़ते हैं, उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस आता है, एकल संकर संकरण, तो वहां से ये क्वेश्चन आया है। जब आप एकल संकर संकरण में क्या करते हैं, हमें विपरीत जो किसी भी पौधे के एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, और क्रॉस करवाने के बाद F1PD प्राप्त होती है। फिर F1PD से हम उनको क्या करते हैं, उनमें सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, उनमें स्वयं परागण करते हैं, तो हमको F2PD प्राप्त होती है। तो F1PD में तो सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, लेकिन जब F2PD प्राप्त होती है तो उसमें 4 पौधों में से 3 पौधे जो होते हैं वो तो लंबे होते हैं, और एक पौधा जो होता है ये बोना होता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 आएगा, या फिर 25% पौधे क्या होंगे दोस्तों, बोने होंगे। तो इसमें बोने पौधे के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 या क्या हो जाएगा 25% का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। जब मेंडल ने लंबे और बोने पौधों के बीच में क्रॉस करवाया तो पीडी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, F1PD में, है ना। जबकि F2PD के पौधों के बीच में क्रॉस करवाया तो लंबे व बोने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जिसमें से लंबे पौधे की संख्या कितनी थी, 75% है, और उनका अनुपात 3:1 था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है यहाँ पे कुछ मिसवर्ड हो गया हो, लिखने में कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो आप इसको ध्यान में रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V, फोकस दूरी F में संबंध लिखिए। तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इनके बीच में रिलेशन होता है, किससे बताया जा सकता है रिलेशन को, लेंस सूत्र की सहायता से बताया जा सकता है। अगर आपको लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र आते हैं तो आप तुरंत इनको बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी में संबंध लेंस के सूत्र की सहायता से बताया जा सकता है। और लेंस सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/F बराबर 1/U माइनस 1/V है फोकस दूरी, और U बिंब दूरी, और V क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 9th, नेत्र का कौन सा भाग पुतले के साइज को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आइरिस या परितारिका जो होती है ये क्या करती है, पुतले के साइज को कंट्रोल करती है, पुतले के साइज को नियंत्रित करती है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ। सबसे लास्ट क्वेश्चन है अति लागुरात्मक क्वेश्चनों में, पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण दीजिए। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण देखो, उदाहरण ए इसका खरगोश। तो दोस्तों पारितंत्र में जो उपभोक्ता होते हैं वो आपकी बुक में 3 तरीके के बता रखे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं इसमें शाकाहारी जीव आते हैं,
द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं इसमें छोटे मांसाहारी जीव आते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं इसमें बड़े मांसाहारी जीव आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप खरगोश, भेड़, शेर, हिरण कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से, है ना। अब देखिए यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन बता रखा है। उपभोक्ता क्या होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कंज्यूमर्स, वे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पादकों या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उनको कहा जाता है उपभोक्ता। ठीक है, पारितंत्र में उपभोक्ताओं को निम्न 3 वर्गों में बांटा है। सबसे पहला है दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं, इसमें शाकाहारी प्राणियों को शामिल किया गया है जो अपने भोजन के लिए उत्पादक अथवा पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये शाकाहारी पौधे होते हैं। खरगोश, हिरण और टिड्डा ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता में देखिए, द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन आता है, द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, इसमें उन प्राणियों को शामिल किया गया है जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मांसाहारी प्राणी, भेड़िया हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये छोटे मांसाहारी प्राणियों में आते हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं छोटे मांसाहारी प्राणी, तो ये सभी द्वितीय उपभोक्ताओं में आते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं, इसमें उच्च स्तर के मांसाहारी प्राणियों को शामिल किया गया है, जैसे शेर, चीता, बाघ, मानव आदि। ठीक है, तो दोस्तों ये है उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें जो भी एग्जाम्पल मैंने आप सभी को बताए हैं, उन तीनों में से आप किसी भी एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, खरगोश, हिरण, शेर, चीता, बाघ, क्योंकि ये सभी क्या है उपभोक्ता। और इसमें इसने उपभोक्ता को उदाहरण पूछा है, तो उपभोक्ता प्राथमिक भी होता है, द्वितीयक भी होता है, तृतीयक भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, छोटे क्वेश्चनों पर फोकस करना है अधिक से अधिक। सेक्शन नंबर बी यहाँ से शुरू होता है, इसको कहते हैं हम लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों में देखिए सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों क्या क्या पूछ रहा है इसमें, Na2CO3 प्लस 2HCl X प्लस H2O प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक X का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो यौगिक X जो आएगा दोस्तों, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको अभिक्रिया आना चाहिए। अभिक्रिया जब आपसे आ जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, आपसे इस तरीके से अभिक्रिया पूर्ण करना आ जाएगी, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन आई ये चैप्टर नंबर 2 से आई है, अम्ल और क्षार और लवण से आई है। ठीक है, इसमें सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा क्या क्या बनाएंगे, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सूत्र हो गए जो आपको याद रखना है ना। तो इसमें एक्स की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आएगा एक्स की जगह 2NaCl, है ना। तो एक्स का रासायनिक क्या नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, और इसका सूत्र क्या हो गया, NaCl। तो ये सोडियम क्लोराइड इसका आंसर आ जाएगा, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, एक एक नंबर के हैं। अगर आपके दोनों सही है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 5वें नंबर का, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, उपरोक्त कथन में प्रयोगशाला परीक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो इसके लिए आपको दोस्तों चित्र बनाना आना चाहिए। मैंने कक्षा में भी बच्चों से बहुत बार कहता हूं कि आप चित्र बनाइए और चित्रों के नीचे के नाम याद रखिए, बार बार चित्रों को बनाते रहिए। जब भी समय मिलते हैं चित्रों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आजकल जो पेपर बनाने वाले हैं बहुत ही शातिर हो गए हैं, ऐसी जगह से क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं जहां से आज तक बनाए नहीं हो किसी ने भी क्वेश्चन। तो इस तरीके से नई नई तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना आना चाहिए दोस्तों। इसमें क्या कह रखा है दोस्तों, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसे दर्शाने वाला चित्र नीचे दिया गया है। यह विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पाठ है नंबर 3, धातुएं और धातु के पेज नंबर 43 पर ये चित्र बना हुआ है। देखो सारा एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है, तो आपको ये चित्र पूरा याद होना चाहिए दोस्तों। धातु विद्युत की सुचालक होती है, इसको दर्शाने के लिए एक उपकरण का जो चित्र है ये बता रखा है। अगर ये चित्र किसी व्यक्ति को पता, किसी बच्चे को पता था तो उसने बनाया तो उसको 2 नंबर मिले हैं पूरे, और जिसने नहीं बनाया उसको नंबर नहीं मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, इसका कारण लिखिए। तो इसका कारण क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें कारण के उत्तर में क्या दे रखा है दोस्तों,
जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने से कपड़ा साफ हो जाता है, क्योंकि साबुन के अणु गंदगी और तेल के कणों को घेर कर उन्हें पानी में घुलने योग्य मिसेल में बदल देते हैं। साबुन के अणु का हाइड्रोफोबिक भाग, जिसको हम जल विरागी भाग भी कहते हैं, तेल एवं गंदगी से जुड़ जाता है। जब इसे रगड़ा जाता है तो गंदगी एवं तेल के साथ मिलकर मिसेल बनाता है और ये मिसेल जल के साथ आसानी से बह जाती है, जिससे कपड़े क्या हो जाते हैं दोस्तों, साफ हो जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि मिसेल कैसे बनती है ना। तो जब साबुन को कपड़े पर रगड़ा जाता है तो साबुन के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, जो साबुन के अणु होते हैं वो तेल या गंध के साथ क्या करते हैं, मिलकर साबुन के अणु का जो हाइड्रोफोबिक भाग होता है तेल या गंध के साथ मिलकर क्या करता है, जुड़ जाता है और मिसेल का निर्माण करता है। जब हम उसको रगड़ते हैं तो कपड़ा आराम से साफ हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको IUPAC नाम आना चाहिए, एथीन अणु की संरचना पता होनी चाहिए। एथीन अणु का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, C2H2 इसका सूत्र होता है और इसकी संरचना यहाँ पर बना रखी है, इसकी साइड में आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड C और इसके दोनों साइड क्या है, कार्बन पे एक एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर आपका IUPAC नाम पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए। तो ये क्या है दोस्तों, समझाने की प्रक्रिया बड़ी है थोड़ी, तो आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके टीचर से समझिए और मैं भी आगे वीडियो बनाता जा रहा हूँ। आगे इसका वीडियो भी आपको जरूर मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे लगातार वीडियो को देखते रहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना मैं आप सभी को जरूर समझाऊंगा, तो ये आपको आना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है। एक बॉन्ड जो होता है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर पता होगी तो आप आराम से बना सकते हैं। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो दो बॉन्ड है इसमें, चार जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बीच में आ जाएंगी। और जो हाइड्रोजन होता है ये भी क्या करता है, इसमें भी एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है इसमें भी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भ निरोधन की विधियां समझाइए। गर्भ निरोधन क्या होता है दोस्तों, गर्भ निरोधन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब नर मादा से जनन करता है या निषेचन होता है, नर और मादा में जनन की प्रक्रिया होती है, तो नर जब शुक्राणु छोड़ता है तो वो मादा के जो अंडाशय होते हैं उससे मिलने नहीं चाहिए। मादा के अंडाशय से अगर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्भ धारण कर लेगी मादा। तो गर्भ निरोध का मतलब होता है गर्भ धारण करने से रोकना। तो इसके लिए आपकी बुक में कुछ विधियां सुझाई गई है जो आपको याद रखनी है। गर्भ निरोधन की दो विधियां होती है। सबसे पहली विधि होती है यांत्रिक विधि, यानी कि कुछ बाहरी यंत्र की सहायता से। यांत्रिक विधि में क्या होता है दोस्तों, इसमें शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोका जाता है। जैसे पुरुषों में सिसन पर कंडोम का उपयोग करते हैं और मादा की योनि में सर्वाइकल कैप का उपयोग करके इस विधि को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके बाद रासायनिक अवरोध होता है, रासायनिक विधि होती है। इसमें क्या होता है, यह तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का होता है, जिसमें अंड का मोचन नहीं होता है और निषेचन नहीं होता है। इसमें कुछ दवाइयां गोली के रूप में ली जाती है दोस्तों, कुछ दवाइयां गोली के रूप में ली जाती है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखिए हमारे पास। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, गर्भ निरोधन की विधियां बताइए, कंडोम का क्या कार्य होता है। ठीक है, पुरुषों से शुक्राणु महिलाओं में पहुंचने से कैसे रोके जाते हैं। तो ये विधि आपको याद होनी चाहिए, आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में F2PD तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये रेखा चित्र नीचे दे रखा है, ये आपको बनाना है दोस्तों। इसका प्रैक्टिस भी करनी है इस चित्र को, और ये समझने पे आधारित है। ये चित्र ऐसे नहीं कि हमने इसके प्रैक्टिस के बना दिया, प्रैक्टिस तो करनी है। इसी के साथ साथ आपको एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, इन्हें दोनों के चित्र समझने भी होते हैं। तो इस चित्र में क्या दे रखा है, एक तो लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है। लंबे पौधों को दर्शाने वाली जीन है कैपिटल टी, और स्मॉल टी जो होती है ये बौने पौधे को दर्शाने वाली जीन होती है। ठीक है, जब जीव में जनन की क्रिया होती है तो युग्मक निर्माण होता है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी से एक एक युग्मक बन जाएगा। तो इस तरीके से दोनों में जब क्रॉस होगा तो हमको F1PD मिलेगी, और F1PD जो मिलेगी इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी का जीन का जोड़ा प्राप्त होगा। और इसमें सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे प्राप्त होंगे, ऑल टॉल प्लांट्स, है ना। सभी लंबे पौधे होने का कारण क्या होता है दोस्तों,
क्योंकि कैपिटल टी जो जीन होती है वो स्मॉल टी जीन पर प्रभावी होती है, अपना पूर्ण प्रभाव दर्शाती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कमजोर है और दूसरा बलवान है, तो जब दोनों में लड़ाई होगी तो बलवान ही तो जीतेगा। तो इस तरीके से जो बलवान होता है इसमें कैपिटल टी वाला होता है, जो अपना पूर्ण प्रभाव इसमें क्या कर देता है, दर्शा देता है, जिसके कारण सारे पौधे लंबे होते हैं। अब जब हम F1PD के पौधों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे या सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, तो हमको F2PD प्राप्त होगी। तो इस तरीके से क्रॉस हो गया है, आप देख सकते हैं, और F2PD हमको प्राप्त हो गई है। तो F2PD जो प्राप्त हुई है, एक जो लक्षण है ये कैपिटल टी का है। तो कैपिटल टी ये लंबा लक्षण दर्शाएगा, क्योंकि ये किससे आया है, लंबे पौधे वाले इस पौधे से ही तो आया है ये जीन। इस तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभाव दर्शाएगा, तो इसमें भी लंबा पौधा मिलेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी क्या होगा दोस्तों, लंबा पौधा मिलेगा, क्योंकि कैपिटल टी पूरा प्रभाव दर्शाएगा अपना। इसके बाद स्मॉल टी, तो इसमें बोने पौधे के लक्षण को दर्शाएगा ये जीन, क्योंकि ये जो जीन होते हैं ये बोने पौधे के जीन है। तो इस तरीके से इसमें 3 पौधे लंबे मिलेंगे और 1 पौधा बोना मिलेगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका लक्षण प्रारूप तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3:1, है ना। और जीन प्रारूप, जीन यानी जीन के जोड़े से देखना हमको, तो जीन के जोड़े 3 तरीके के दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए, अपने टीचर से समझिए, और मैंने भी बता रखा है, तो हमारी वीडियोज में देख सकते हैं, वहां जाकर तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक 10 ओम प्रतिरोधक में 3 ओम धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे है। प्रश्न में दिया गया है प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है, R 10 ओम, और ओम जो है इसमें क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है ना। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत धारा क्या दे रखी है, 3 एम्पियर। तो एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। समय का मान कितना दे रखा है, 2 सेकंड। तो सेकंड जो होता है ये समय का मात्रक होता है। अतः प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए हमें जूल के तापन नियम का सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, और इसका सूत्र क्या होता है, H बराबर I² RT। ठीक है, जिसमें H बराबर क्या होता है, हीट यानी कि ऊष्मा जो कि जूल में होती है। इसके बाद धारा जो होती है ये एम्पियर में होती है। प्रतिरोध जो होता है ये ओम में होता है, और टी जो होता है समय, ये सेकंड में हम इसको लिखते हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल इजी तरीके से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अतः सूत्र से H बराबर हीट बराबर इसके I का मान लिख देंगे 3, और I का मान स्क्वायर में, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, 3 × 3 10 × 2। तो इस तरीके से टोटल इसका मान कितना आ जाएगा, 180 जूल, और प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा कितनी आ जाएगी, 180 जूल ही क्या आ जाएगी, इसकी ऊष्मा का मान आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न परिपथ चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। प्रतिरोध 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है समांतर क्रम संयोजन में, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, तो इस चित्र में आपको जो ऊपर जो 3 ओम और 3 ओम दे रखे, ये क्या है, एक सीधी रेखा में है। ठीक है, तो इस सीधी रेखा में जो प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं वो समान श्रेणी क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में होते हैं। और ऊपर और नीचे समान अंतर के द्वारा जो जुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर प्रतिरोध। यानी कि ऊपर के 3 ओम और 3 ओम जो है ये तो श्रेणी क्रम में है, लेकिन ऊपर के दोनों और नीचे का जो एक है 6 ओम, ये क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम में इसको प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम इसका सूत्र लगाते हैं, और श्रेणी क्रम में भी ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र लगाते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे कैसे बता रखा है। तो यहाँ पे ये चित्र दे रखा है, आप इसका नाम दे सकते हैं प्रश्न अनुसार दिए गए प्रतिरोध। तो आप इन प्रतिरोध को नाम दे सकते हैं R1, R2, R3, R4, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। चूंकि प्रतिरोध R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः कुल प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में हम जितने प्रतिरोध होते हैं उनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, है ना, सभी प्रतिरोधों को। तो RS का मतलब होता है सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में, और R2 + R3 3 × 3 + 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल 6 आ जाएगा। 3 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 ओम
क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात कर ले इसका, इसलिए इसका ओम का चिन्ह लगाना जरूरी होता है। अतः श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 6 ओम आ गया। अब आर एस यानी श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा है हमने और नीचे का जो प्रतिरोध है वो दोनों कौन से क्रम में हो गए दोस्तों, समांतर क्रम में हो गए ना। तो पहले ऊपर का सोल्व करेंगे, श्रेणी क्रम को क्या करेंगे, समांतर क्रम में बदलेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, उसके बाद दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इस तरीके से 6 ओम और नीचे का 6 ओम दोनों समांतर क्रम में आ गए। तो 6 ओम जो है इसको आर एस यानी कि सीरीज यानी श्रेणी क्रम से ज्ञात किया है, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा है, आर एस लिखा है। आर एस व आर फोर प्रतिरोध समांतर क्रम में है, व्यवस्थित है, अतः प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, हम इनको विपरीत क्रम में लिखते हैं जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको। तो यहाँ से इस तरीके से सोल्व करके आ जाएगा 2/6, 1/RP बराबर 2/6। तो RP बराबर क्या आ जाएगा, 6/2, यानी कि इसको जब सीधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6/2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओम होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है ये कितना आ गया, इन दोनों को सोल्व करने पर 6 ओम और 6 ओम को सोल्व करने पर आ गया आंसर 3। अब ये जो 3 आंसर आया ना, ये और आगे का ए बिंदु के पास में जो 3 है, ये दोनों किस क्रम में हो गए, अब श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो अब कुल प्रतिरोध हो जाएगा R1 + RP बराबर 3 + 3 बराबर 6। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो ये चित्र है दोस्तों जो कि आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से लिया गया है। इसमें ये जो आपको स्प्रिंग दिख रही है, गोलाकार ये स्प्रिंग दिख रही है, ये क्या है, परिनालिका होती है ना। और परिनालिका जो होती है इसमें क्या होता है, एक विद्युत रोधी तार होता है, एक विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर तांबे का तार को बेलनाकार रूप से लपेटते हैं तो परिनालिका बन जाती है। और इन दोनों सिरे को बैटरी से और स्विच से हम जोड़ देते हैं, है ना। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। तो परिनालिका जो होती है इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, जबकि परिनालिका के बाहर जो आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिख रही होंगी ये होती है नॉर्थ से साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ऊपर और नीचे दोनों साइड ऐसा होगा। तो आपको इनकी दिशा भी याद रखनी है और चित्र तो आपको याद रखना ही रखना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल चित्र पर आधारित क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो ये भी क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें एक छड़ चुंबक दे रखी है जिसमें एक तो साउथ इसका सिरा है, एक तो साउथ पोल है, एक क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है इसकी दिशा भी परिनालिका में जैसी दिशा बताइए वैसे ही होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है ना। तो इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र है। ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछा जा चुका है, और 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो ना लल्लू सब प्रश्न 2 नंबर का देते हैं क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कचरा निपटान की समस्या को कम करने के 2 तरीके बताइए। तो कचरा निपटान कैसे कैसे किया जाता है आप भी जानते होंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और नॉर्मली क्वेश्चन है, हमारी समझ पे आधारित क्वेश्चन है। कचरा निपटान की समस्या को कम करने के लिए हम निम्न 2 तरीके अपना सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पर्यावरण में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थों को अलग अलग करके उनका निपटान करना चाहिए। जैविक पदार्थ जैसे फल सब्जियां के छिलके, गले सड़े हुए पदार्थ, पशुओं द्वारा खराब किया गया भूसा आदि का उपयोग खाद बनाने में किया जा सकता है। अजैविक पदार्थों को जैसे प्लास्टिक, धातु आदि को विभिन्न तरीकों से पुनः उपयोग में लिया जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक हो गया, एक कचरा निपटान की समस्या को दूर करने का उपाय हो गया, कम करने का। इसके बाद दूसरा है पुनर्चक्रण विधि। इस विधि के द्वारा कुछ पदार्थों जैसे कागज के टुकड़े आदि को पुनः उपयोग कर कचरे की मात्रा को कम किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला जो होती है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, आहार श्रृंखला क्या होती है, इसमें
आहार श्रृंखला में एक जीव भोजन के आधार पर दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और इस तरीके से निर्भर रहने के कारण जीवों में आहार के कारण एक श्रृंखला बन जाती है जिसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तो आहार श्रृंखला में निम्न पोषक स्तरों को शामिल किया गया है। कौन कौन से पोषक स्तर होते हैं? सबसे पहला है दोस्तों प्राथमिक पोषक स्तर, प्राइमरी ट्रोपिक लेवल। प्राथमिक पोषक स्तर में कौन कौन आता है? उत्पादक यानी कि सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं प्राथमिक पोषक स्तर में। इसके बाद द्वितीय पोषक स्तर में कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव आते हैं। इसके बाद तृतीय पोषक स्तर में कौन कौन आता है? तृतीय पोषक स्तर में आते हैं आपके द्वितीय उपभोक्ता आते हैं जिसमें छोटे मांसाहारी जीव आते हैं। और चतुर्थ पोषक स्तर में कौन आते हैं? तृतीय उपभोक्ता आते हैं जिसमें बड़े मांसाहारी जीव आते हैं। इसका सिमिलर क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था अभी थोड़ी देर पहले, जो मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद इसका वर्णन पूछा है संक्षिप्त में, तो आपको बताना है प्राथमिक पोषक स्तर जो होते हैं इसमें उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे एवं नील हरित शैवाल। इसके बाद द्वितीय पोषक स्तर में कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। किसे कहते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे टिड्डा हो गया, हिरण हो गया, खरगोश, गाय, भैंस आदि। इसके बाद तृतीय पोषक स्तर में कौन आएगा? छोटे मांसाहारी जीव। इसमें वे जीव आते हैं जो भोजन के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली आदि, है ना। ये तृतीय पोषक स्तर हो गया। चौथा पोषक स्तर कौन सा हो गया? बड़े मांसाहारी जीवों का। इसमें उन जीवों को शामिल किया गया है जो भोजन के लिए छोटे मांसाहारी जीवों जैसे किस पर निर्भर रहते हैं? छोटे मांसाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं बड़े मांसाहारी जीव। तो इस तरीके से सभी पोषक स्तर क्या बनाते हैं दोस्तों? एक पोषण का स्तर, एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसमें इन सभी पोषक स्तरों को शामिल किया जाता है। और ये इस तरीके से आपको वर्णन करना था, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि अथवा में आते हैं। आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, अथवा में से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसमें देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीचे देखिए। तो 16 का फर्स्ट नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ आधे जल का अणु। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। 16वें नंबर के दूसरे क्वेश्चन में कह रखा है जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी देखिए आप। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के संपर्क या आर्द्रता के संपर्क में आने पर वह क्या बना लेता है? जल के साथ मिलकर जिप्सम बना लेता है, जो कि कौन सी प्रकृति का होता है दोस्तों? कठोर प्रकृति का होता है। इसलिए क्या होता है? जिप्सम। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जल के साथ मिलाने पर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है ना, क्योंकि उसमें जिप्सम बन जाता है। अब इसका रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। कैल्शियम सल्फेट है और इसमें 1.5 जल के अणु जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? जिप्सम बन जाएगा, जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसका सूत्र, ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। तो ये रासायनिक समीकरण है। तो कैल्शियम सल्फेट में जल मिलाने पर वो जल के साथ मिलकर जिप्सम बना लेता है, इसलिए क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। और कठोरता किसके कारण आती है? जिप्सम बनने के कारण, है ना, जिप्सम बनने के कारण। अब इसमें अथवा के बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये रहा नीचे। अथवा के बाद में कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना था, एक क्वेश्चन करना है। तो आप देखिए अथवा के बाद कौन सा क्वेश्चन है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडे का सूत्र पता होगा तो रासायनिक नाम भी आ जाएगा। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है? बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है। इसके बाद अगला इसी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है केक मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाता है? उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। केक मुलायम क्यों हो जाता है? जब बेकिंग सोडा किसी पदार्थ, एसिडिक पदार्थ जैसे दही, नींबू का रस, सिरका या छाछ के साथ मिलाया जाता है। कौन है? बेकिंग सोडे को मिलाया जाता है। बेकिंग सोडे में जब ये मिलाए जाते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है या उत्पन्न होती है। यह गैस बैटर में
बुलबुले बनाती है जिससे केक फूलता है और हल्का और स्पंजी बनता है। तो आपसे क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि भोजन मुलायम क्यों होता है, केक मुलायम और स्पंजी क्यों होता है, तो आपको ये बताना है। इसका रासायनिक समीकरण इसके नीचे लिख रखा है ना, रासायनिक समीकरण भी आपको याद रखना है। और रासायनिक समीकरण में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो जब इसमें अम्ल डालते हैं तो अम्ल क्या छोड़ते हैं, H+ आयन, है ना। दही, नींबू का रस, सिरका, आप ये जब भी डालोगे तो इनमें अम्ल होता है, और अम्ल को जब जलीय विलयन में मिलाते हैं या किसी पदार्थ में मिलाएंगे तो H+ आयन देगा, और H+ आयन देने के बाद क्या, CO2 गैस निकलेगी, जल निकलेगा और अम्ल का लवण बनेगा। तो ये जो CO2 गैस बनी है, इस CO2 गैस के कारण क्या हुआ है, जो केक है वो मुलायम और स्पंजी हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले अथवा के ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे। अनैच्छिक क्रियाएं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेडुला के भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं, जैसे वमन, रक्तदाब, लार का आना, श्वसन आदि। अब इसमें कह रहा है एक उदाहरण द्वारा समझाइए, तो समझाइए अनैच्छिक क्रियाओं को। उदाहरण दे रखा है, जैसे श्वसन की प्रक्रिया में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ध्यान श्वास पर नहीं रहता है, तब भी हमारी श्वसन क्रिया क्या होती है दोस्तों, चलती रहती है, ताकि शरीर को आवश्यक भोजन मिलता रहे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते रहे। यदि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है तो मस्तिष्क के श्वसन दर को बढ़ा देता है। मस्तिष्क क्या करता है, श्वसन की दर को बढ़ा देता है। इस तरीके से नियंत्रित प्रक्रिया बिना किसी सचेत प्रयास के होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, है ना। हमको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता श्वास लेने के लिए, ऑटोमेटिक ही चलती रहती है प्रक्रिया। इसलिए ये क्या है दोस्तों, एक इनवॉल्यूंटरी क्या है, एक्शन है, एक इनवॉल्यूंटरी प्रक्रिया है, अनैच्छिक क्रिया होती है। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। अथवा वाला क्वेश्चन में क्या कह रखा है, वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम और उसके 2 कार्य लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन इसका नाम होता है। इसके 2 कार्य देखिए। सबसे पहला कार्य क्या होता है, यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल का आना, आवाज का भारी होना, ये सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में आते हैं। दाढ़ी मूंछ का आना। सेकंड कार्य क्या होता है, यह हार्मोन शुक्राणु निर्माण में भी सहायता करता है। तो आपको ध्यान रखना है, टेस्टोस्टेरोन निकालता है वृषण, और इसके बाद इसके 2 कार्य दे रखे हैं, ये याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानव में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए। तो ये चित्र पर आधारित है। कितने चित्र आ गए, और अगर ये चित्र बनाकर आते तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलते। ठीक है, और मिलेंगे भी यदि आप चित्र को बनाएंगे और प्रयास करेंगे दोस्तों, तो आपको सारे चित्रों को प्रैक्टिस करनी है ना। मानव नर जनन का चित्र देखो, ये रहा नर जनन तंत्र का चित्र। इस तरीके से इस चित्र की प्रैक्टिस करनी है आपको, और नामांकित चित्र तो आपको आना चाहिए। चित्र बना लिया और उसका नाम नहीं आता, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी, आधा ही नंबर मिलेगा। तो चित्र और उसके नाम दोनों आने चाहिए। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, मादा के जनन तंत्र का चित्र बनाइए। दोनों 3-3 नंबर के। अगर आपको एक भी आता होता तो आप क्या करते, एक भी आता होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना दोस्तों। तो जिन बच्चों ने अच्छा किया था उनके अच्छे नंबर भी आए हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आगे, ये मादा जनन तंत्र का चित्र है, तो इसको भी आप देखिए, सिंपल चित्र है बिल्कुल ही। इसको बनाना है और इसमें क्या करना है, आपको नामांकित चित्र याद रखना है पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्वेश्चन। इसमें क्या कर रखा है, इसमें भी वही अथवा वाला क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी अथवा के क्वेश्चन है। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक भी लिखिए। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये टोटल 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। SI मात्रक आप याद करिए दोस्तों, मैंने भी कुछ वीडियोस बना रखे हैं, उन सभी वीडियोस को जाकर देखिए आप। चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा वाला चैप्टर में भी मैंने उसका रिवीजन करवा रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं ना। और छोटे छोटे क्वेश्चन उस पर फोकस करिए तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है,
विद्युत विभवांतर को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत विभवांतर को हम मापते किससे, वोल्ट मीटर से मापा जाता है और इसको परिपथ में हम समांतर क्रम से जोड़ते हैं। तीसरा दे रखा है ओम के नियम के लिए विभवांतर V व विद्युत धारा I के मध्य ग्राफ खींचिए। तो ये भी चित्र पर आधारित है। तो ग्राफ अगर आपको बनाना आती है तो आप इस तरीके से इस ग्राफ को बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये याद रखिए इस क्वेश्चन को, ये कई बार पूछा जा चुका है और अब भी पूछे जाने की संभावना है ना। तो चलते हैं आगे। अथवा वाला क्वेश्चन कौन सा है, अब देखिए अथवा में क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक भी लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है इसको देखेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, इसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ओम के नियम के लिए प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो तीनों के आंसर देखने वाले। सबसे पहले देखते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का वह गुण होता है जो किसी चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोकता है या सीमित करता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अणुओं और विद्युत धारा के कणों के बीच में टकराव होता है, जिससे धारा का प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले अवरोध को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक भी पूछा है, तो प्रतिरोध का मात्रक अभी ऊपर भी बताया था, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए यंत्र काम में लिया जाता है कौन सा, वोल्ट मीटर, सॉरी एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर काम में लेते हैं और इसे कौन से क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में, इसी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, वापस देख लेते हैं। ओम के नियम का प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए। तो ये चित्र भी दे रखा है, तो इसको भी चित्र को याद रखिए। ये प्रायोगिक अध्ययन के लिए है जो कि ओम के नियम में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निबंधात्मक क्वेश्चन। तो ये 4 हमारे पास जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे ये खत्म हो गए हैं। अब निबंधात्मक क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला इसमें 3 ही क्वेश्चन आएंगे, ये भी अथवा में होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो होते हैं ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए, तो ये पहले चैप्टर से है ये क्वेश्चन। कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कॉपर के ऑक्साइड में उपचयन को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाना है। अब देखिए, तो इसका आंसर क्या है, कोयले के दहन की प्रक्रिया, इसकी अभिक्रिया होती है C+O2 यानी कि CO2। तो इसमें गैस कौन सी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो होती है इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें क्या कह रखा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर और जल, तो इसका रासायनिक समीकरण हमको लिखना है। तो इसका रासायनिक समीकरण ये रहा, 20 नंबर का सेकंड आंसर। संतुलित रासायनिक समीकरण, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या क्या बनाएगा, कॉपर प्लस जल। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण है। इसके बाद थर्ड दे रखा है कॉपर ऑक्साइड में उपचयन को प्रदर्शन के लिए उपयुक्त उपकरण का चित्र बनाइए या चित्रित कीजिए। तो ये चित्र है जो आपको दे रखा है, आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, तो अथवा में जो क्वेश्चन है उसको देखिए, ये भी पहले चैप्टर से है। अपचयन को परिभाषित कीजिए। अपचयन क्या होता है दोस्तों, अपचयन देखिए, अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का निष्कासन हो, उसको क्या कहते हैं, हमें अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद हो तो आप लिख सकते हैं, अच्छे नंबर मिलने के चांस रहते हैं आपको। और एग्जामिनर भी क्या आता है, एक्साइटेड हो जाता है कि वाह बच्चे को कितना याद है। ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, इसका भी हमको क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। और इसका रासायनिक समीकरण ये रहा, आयरन को कहते हैं Fe और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। तो क्या क्या बनता है, आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 और कॉपर। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसकी रासायनिक समीकरण हो गया। तो रासायनिक जो भी अभिक्रियाएं दे रखी जितनी, उससे कितने क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं आंखें खोलकर। तो रासायनिक समीकरण जो है उनको भी याद करना जरूरी होता है।
अब ये बात आती है कि याद कैसे करें, तो आप उनको एक फॉर्मूले के टाइप में याद कर सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो ये एक सूत्र हो गया जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से धातु और अधातु में भी जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है, उसमें भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। जैसे धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमेशा धातु ऑक्साइड बनाती है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ना। अब इसी का 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील को दर्शाने के लिए उपकरण का चित्र बनाइए। तो इसका चित्र देखा, ये रहा, है ना, चित्र देखिए इसका, ये रहा। इस तरीके से चित्र बहुत सारे आ गए, कम से कम 10 चित्र तो हो ही गए दोस्तों। तो सभी चित्र आपको याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी अथवा वाले क्वेश्चन है, तो इसमें भी देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली घटित घटनाओं को समझाइए। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहली घटना होती है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, है ना, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। अब इसकी घटनाएं कौन कौन सी होती है, तो इसके स्टेप्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। इसके बाद जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, और जल के अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो ये आपको तीनों स्टेप समझाने थे, तो आप समझा सकते हैं। इसमें कुछ 2-2, 3-3 लाइन आप लिखकर इसको समझा दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र ये दे रखा है, तो ये चित्र आपको याद रखना है। हो सकता है इस बार भी वापस पूछ ले इसको। आप देखिए अथवा के बाद वाला क्वेश्चन जो है, पत्तियों में रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, छिद्रों का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र छिद्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो रंध्र छिद्र क्या हो जाते हैं दोस्तों, बंद हो जाते हैं। ये प्रक्रिया किसकी है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया है। तो इसमें आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, खुले हुए बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये खुले और बंद रंध्रों का नामांकित चित्र है जो आप सभी को क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन का फर्स्ट, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए ये, गोलीय दर्पण की परिभाषा, ऐसे दर्पण जिनका एक पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाते हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे उत्तल और अवतल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण जो होता है ये दोनों साइड से उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण जो होता है ये बीच में से तो पतला होता है और किनारे से क्या रहता है, मोटा रहता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर वक्रित हो सकता है। इस तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो पता और आपके पास टाइम हो तो आप लिख सकते हो 1-2 लाइन, वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण का ध्रुव पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। गोलीय दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे किसे दर्शाते हैं, पी से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम क्या बनाते हैं, चंद्रमा बनाते हैं ना, तो चंद्रमा आधा बना लो, चंद्रमा तो आप पूरा बना लो। जैसे गोला बनाते हैं तो आप गोले को क्या बना लो, आधा बना लो, और जो आधा गोला है उसका जो बीच का केंद्र होता है वो क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। और ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं, पी से। पी का मीनिंग होता है पोलर। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, लेंस क्षमता जो होती है इसका मात्रक होता है डायोप्टर।
तो हमको ये क्वेश्चन दे रखा है और हमको लेंस सूत्र पता होना चाहिए, लेंस क्षमता का सूत्र पता होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं लेंस क्षमता का सूत्र निम्न होता है। पी का मतलब होता है क्या, लेंस क्षमता कितनी होती है 1/f, यानी कि f का मीनिंग होता है फोकस दूरी। पी तो क्या है इसमें लेंस क्षमता है और f क्या है फोकस दूरी है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, लेंस क्षमता का सूत्र ये होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फोकस दूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब P की जगह तो F को कर लेंगे और F की जगह क्या कर देंगे दोस्तों, P को कर देंगे। इस तरीके से दोनों को चेंज करके हमारे पास एक नया सूत्र बनेगा। F बराबर क्या बन जाएगा 1/P। तो यहाँ पर 1/P बन जाएगा। तो 1P का मीनिंग, P का जो है ये लेंस क्षमता है और लेंस क्षमता कितनी दे रखी है 4 डायोप्टर। तो 1/4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, है ना। और फोकस दूरी जो होती है हमेशा किस में लिखी जाती है, मीटर में लिखी जाती है। अतः फोकस दूरी कितनी होगी 0.25 मीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लेंस क्षमता का सूत्र याद रख सकते हैं। यहाँ से ही आपको लेंस क्षमता देकर फोकस दूरी पूछी जा सकती है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अथवा वाला जो क्वेश्चन होता है वह देखिए, लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। लेंस के आवर्धन को देखिए, सबसे पहले लेंस के आवर्धन किसे कहते हैं। लेंस आवर्धन का सूत्र तो इसको देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है ना। तो आप देखिए यहाँ पे लेंस का आवर्धन क्या होता है दोस्तों, आवर्धन का तात्पर्य प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है दोस्तों, आवर्धन कहलाता है। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है तो यहाँ पे आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुने ध्यान से। लेंस का जो आवर्धन होता है, आवर्धन का मीनिंग होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रतिबिंब दूरी या बिंब दूरी का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी में ही, लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए किसी लेंस के दोनों ओर के वक्रता केंद्रों को मिलने वाली या मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, हमें मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो जब आप लेंस बनाते हैं तो लेंस के बीच का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है ना, जिसको हम ध्रुव भी कहते हैं लेंस का, उससे सीधे होकर क्या बनाते हैं, एक रेखा खींचते हैं और उसके जो लेंस होता है उसके दोनों साइड दो केंद्र रहते हैं। ठीक है, जब उन दोनों को केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी काल्पनिक रेखा होती है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये लेंस के लिए पूछा है इसलिए हमने क्या किया है, लेंस के लिए लिख दिया, लेंस के मुख्य अक्ष के बारे में पूछा है। अगर दर्पण के बारे में पूछता तो दर्पण के बारे में लिख देते। इसके बाद में इसी का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में निम्न संबंध होता है। तो ये संबंध जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, r बराबर 2f, है ना। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है दोस्तों, आधी होती है। या फिर आप कह सकते हो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है ना। जैसा इस सूत्र में लिख रखा है r बराबर 2f, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुना होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों में संबंध होता है जिसको हम r बराबर 2f से लिख सकते हैं। r है इसमें रेडियस यानी कि वक्रता त्रिज्या और f है फोकस दूरी। तो इसमें पूछा हमारे पास क्या, हमको पूछा है फोकस दूरी के बारे में, तो इसका सूत्र भी इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो f बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास सूत्र r/2। तो टोटल 14/2 यानी कि 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इसके आ जाएगा, है ना। त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी पूछ रहा है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम सूत्र लगा देंगे इसका और f बराबर r का मान लिख देंगे, 14 दे रखा है और बटे में इसका 2 का हम इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इस तरीके से 14/2 करके 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पेपर सॉल्यूशन पूरा समाप्त हो गया है। तो कैसा लगा आप सभी को पेपर सॉल्यूशन, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको और भी सॉल्यूशन पेपर के भेजूंगा और इससे अच्छे तरीके से और भी प्रयास करके अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। तो लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए और यदि चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
और ये रामबाण है, एक तरीके से आप इसको पढ़िए और बहुत सारे आपको इसमें रिवीजन भी होगा, आपके क्वेश्चनों के आंसर भी मिलेंगे। धन्यवाद।